वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ रहे थे क्लास 6 का। तो अध्याय 3 आज हम लोग देखेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने पहले ही उसको भेज दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय 3 को। देखिए यहाँ पे है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर नाम है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, आरंभिक नगर को। सबसे पहले हड़प्पापुरा स्थल की खोज। देखिए, हड़प्पापुरा स्थल की खोज कब हुई थी? 150 साल पहले, 150 बरस पहले खोज हुई थी। उस समय जो पंजाब प्रांत था वो भारत में ही था। अब ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में चला गया है। तो 150 बरस पहले पंजाब में, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, 2 रेलवे इंजीनियर भाइयों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इसकी खोज की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। तो पूछा जाता है कि हड़प्पापुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो 2 रेलवे इंजीनियर भाई थे। जब वे रेलवे के काम कर रहे थे, रेलवे के पटरियों पर, तो उन्हीं के दौरान उन्हें कुछ अवशेष मिले और उनका नाम उन्होंने हड़प्पा रखा। हड़प्पा संस्कृति की वहीं पे खोज हुई थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो आधुनिक पाकिस्तान है, तो उसके पंजाब प्रांत के 2 रेलवे इंजीनियर भाइयों ने हड़प्पापुरा स्थल की खोज की थी 150 साल पहले, 150 बरस पहले। अब देखिए कि सबसे पहले खोजा गया नगर था यही हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा याद रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर कौन था? हड़प्पा। तो बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि सबसे पहले खोजा गया नगर कौन है? हड़प्पा है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ये क्लास 6 है और क्लास 6 में केवल प्राचीन भारत का इतिहास है। उसके बाद क्लास 12th और 11th मिलाकर वहाँ पे 4 किताबें हैं, जिसमें 2 आधुनिक भारत और 1 मध्यकालीन और 1 प्राचीन। तो फिर इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 12 का। उसके बाद ये जो एनसीईआरटी का सफ़र है कक्षा 12 और कक्षा 6, अर्थात पूरा एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। हड़प्पा की खोज सबसे पुराने शहरों में से एक खंडहर उपमहाद्वीप के रूप में की गई थी 80 बरस पहले। तो सबसे पुराने शहरों में से एक खंडहर उपमहाद्वीप के रूप में इसको खोज की गई थी 80 बरस पहले, 1924 ईस्वी में। तो 80 बरस पहले हड़प्पा की जो खोज की गई थी, सबसे पुराने शहरों में से एक खंडहर उपमहाद्वीप के रूप में की गई थी। अब ये दोनों इंजीनियर भाइयों ने हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंट उखाड़ के लेकर चले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई? नष्ट हो गई। उनको यह पता नहीं चला कि ये प्रमुख नगर है। तो उन्होंने क्या किया कि जब हड़प्पा स्थल से बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुई, तो सारी ईंटों को उन्होंने उखाड़ दिया और उसके बाद रेलवे लाइन बिछा दिया, जिससे कई इमारतें क्या हो गई? तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। 4700 बरस पहले हड़प्पा नगरों का निर्माण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जो वर्ष दिया है, डेट दिया है, उसको दिमाग में नोट रखेंगे, क्योंकि यदि कहीं पे फॉल्टनेस होता है तो एनसीईआरटी ही उसको देखा जाता है। इसी के माध्यम से जो है सही आंसर चूज किया जाता है। तो प्रमाणिक तौर पे इसी को ही देखा जाता है। तो हड़प्पा नगरों का निर्माण 4700 बरस पहले हुआ था, लेकिन इन दोनों भाइयों के द्वारा प्राप्ति कब हुई? 80 बरस पहले, जब ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ईंटों की खुदाई कर रहे थे।
हड़प्पा स्थल की खोज आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में हुई। अभी हमने बताया है जो आधुनिक पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वहीं पर हड़प्पा स्थल की खोज हुई। सिंध प्रांत में खोज हुई। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी हड़प्पा स्थल की खोज हुई। तो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, जैसे कि उसके बाद राजस्थान जो बनवाली है, कालीबंगन है, हरियाणा में पड़ता है, पंजाब है, रोपड़, ये सभी इलाके जो हैं यहाँ पे हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। क्या क्या अवशेष मिले हैं हड़प्पा स्थल से? तो हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल से काले रंग के चित्र बने मिट्टी के लाल बर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक उदाहरण को याद रखेंगे जो जो अवशेष की प्राप्ति हुई है। काले रंग के चित्र बने मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभी जो हैं प्राप्त हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन प्राप्त नहीं हुए थे, तो दिमाग में यदि नहीं रहेगा तो एक प्रश्न गलत हो सकता है। तो काले रंग के चित्र बने मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थलों से अवशेष की प्राप्ति हुई है। अब है कि हड़प्पा जो नगर है उसका विभाजन किस प्रकार हुआ था। तो हड़प्पा नगर का विभाजन 2 या 2 से अधिक हिस्सों में किया गया। तो हड़प्पा नगर का जो विभाजन था वो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में किया गया था, एक पश्चिमी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिस्सा को नगर दुर्ग कहा जाता था, जबकि पूर्वी हिस्सा को निचला नगर। नगर दुर्ग यह ऊंचाई पर निर्मित था लेकिन छोटा था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था वह ऊंचाई पर निर्मित हुआ था और आकार में छोटा था, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था वह निचला नगर था, वह निचले इलाके में निर्मित था और बड़ा नगर था। हड़प्पा नगर की चार दीवारी जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का निर्माण हुआ था वह कैसे हुआ था? तो उसी को चार दीवारी कहा जाता था। अर्थात हड़प्पा नगर में पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा को के तरफ क्या था, तो वही गेट बने हुए थे, वहीं तरफ चार दीवारी बने हुए थे। तो इनका जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा था उन्हें चार दीवारी कहा जाता था। तो उसका निर्माण अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों से हुआ था, जिसकी चिनाई इस तरह होती थी कि उसकी दीवारें खूब मजबूत रहे। तो ईंटों को बहुत मजबूती से चिनाई करके बनाया जाता था और काफ़ी अच्छी तरह से ईंटों को पकाया जाता था और तब जाकर उसको चार दीवारी अर्थात पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का निर्माण किया जाता था। तो एक तो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकला कि हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनते थे, तो पकी हुई ईंटों से। ये इसकी सबसे खूबसूरती है, हड़प्पा सभ्यता की खासियत है कि ईंटों मकान का निर्माण, चार दीवारी का निर्माण, ये सभी पकी ईंटों से बनता था और जो ईंटें होती थी अच्छी तरह से चिनाई की हुई होती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो सबसे खास इमारत था वह विशाल और महान स्नानागार था। कौन था, विशाल और महान स्नानागार था, जो मोहनजोदड़ो का सबसे खास इमारत था। स्नानागार का मतलब था तो एक बहुत बड़ा एक तालाब टाइप का था जहाँ पे स्नान करते थे लोग। तो मोहनजोदड़ो का सबसे खास इमारत था विशाल और महान स्नानागार, जो कि नगर के बीच में स्नान करने के लिए एक तालाब टाइप का बनाया गया था, बहुत बड़ा था। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में समझें।
इसका निर्माण कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था? तो जो विशाल स्नानागार का निर्माण था ईंट और प्लास्टर से हुआ था। ईंट और प्लास्टर से पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का प्रयोग होता था। तो इसको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो नगर था उसमें विशाल स्नानागार का निर्माण प्लास्टर के ऊपर कौन से पदार्थ के परत का प्रयोग करके किया गया था? तो चारकोल का। तो ईंट और प्लास्टर से उसका निर्माण हुआ था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का प्रयोग किया गया था। सरोवर में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियों का प्रयोग था। जैसे इस तरह से था तो चारों तरफ, तो यहाँ एक इधर से सीढ़ी था, एक इधर से सीढ़ी था। चारों ओर कमरों का निर्माण किया गया था। सरोवर में पानी की आपूर्ति कुएं से निकाल कर की जाती थी। तो उस सरोवर में पानी की आपूर्ति कैसे की जाती थी? कुएं से पानी निकालकर। चारों ओर इसके कमरे बने हुए थे। उपयोग करने के बाद सरोवर खाली कर दिया जाता था। तो विशेष फंक्शन और उत्सवों में इसका विशेष उपयोग होता था और जब इसका काम हो जाता था तो इसके बाद इस सरोवर को खाली कर दिया जाता था। और इसमें कैसे पानी भरते थे? तो कुओं से। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिकों के द्वारा ही इसमें स्नान किया जाता था। तो कुछ विशिष्ट अवसर पर, कुछ विशेष त्यौहार पर इसमें कोई जो पुरोहित होते थे, नगर के विशेष वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, जो में विशिष्ट नागरिक होते थे, वही स्नान करते थे शुभ मुहूर्त के मौके पर, कोई विशेष फंक्शन में। तो विशाल स्नानागार के बारे में क्या क्या हमने टर्म देखा? इसका निर्माण ईंट और प्लास्टर से किया गया था। इसके पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का प्रयोग किया गया था। सरोवर में उतरने के लिए कितने तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी? दो तरफ से। चारों ओर कमरों का निर्माण किया गया था। सरोवर में पानी की आपूर्ति कुएं से निकाल कर होती थी और जब इसका उपयोग हो जाता था तो उसके बाद इस सरोवर को खाली कर दिया जाता था। विशिष्ट अवसरों पर इसमें विशिष्ट नागरिकों के द्वारा ही इसमें स्नान किया जाता था। अब है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। देखिए एक एक चीज़ दिमाग पे नोट करेंगे कि यज्ञ के अग्निकुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो यज्ञ के अग्निकुंड की प्राप्ति हरियाणा के कालीबंगा से और गुजरात के लोथल से हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर एग्जाम में पूछा गया है लोथल को। तो यज्ञ के अग्निकुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? हरियाणा में पड़ता है कालीबंगा। मैचिंग करने में भी आता है कि कालीबंगा किस क्षेत्र में है? हरियाणा में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ये जो लोथल है वह उस समय का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता या फिर जो प्राचीन सभ्यता थी उस समय का सबसे खास बंदरगाह था भारत का यह लोथल, जो कि गुजरात में है। हरियाणा के कालीबंगा और गुजरात के लोथल से यज्ञ के अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ के अग्निकुंड की प्राप्ति हरियाणा के कालीबंगा से और गुजरात के लोथल से। बड़े बड़े भंडार गृह या अन्नागार की प्राप्ति हुई है। कहाँ कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से। तो तीन स्थलों से बड़े बड़े भंडार गृह अर्थात अन्नागार की प्राप्ति हुई है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल घर कौन था? यही अन्नागार था, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, जिसे भंडार गृह या अन्नागार कहते थे। तो ये तीन स्थलों से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और गुजरात के लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के घरों के कमरों की विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों के घरों की विशेषता थी कि जो घर होते थे आम तौर पर एक मंजिला होता था या फिर दो मंजिला होता था। तो हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे वहाँ के जो घर होते थे आम तौर पर एक मंजिला होता था या फिर दो मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे और अधिकांश घरों में
कुआं और स्नान घर मौजूद होते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों के जो घर थे उसके कमरों की क्या विशेषता थी कि जो घर होते थे या तो एक मंजिला होता था, नहीं तो दो मंजिला होता था, और प्रत्येक घर के आंगन में चारों ओर कमरे बने होते थे, और अधिकांश घरों में कुआं और स्नान घर जरूर होता था। अब यहाँ पे देखिए इसमें आरंभिक नगर, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर दिए हैं। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ चित्र है। इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लें। ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो उस समय हड़प्पा संस्कृति में, यहाँ पे देखिए ये है सिंधु क्षेत्र में जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, तो इसी के क्षेत्र में है हड़प्पा। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह, कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। उसके बाद यहाँ पे देखिए राखी गढ़ी, ये है राखी गढ़ी, और ये है कालीबंगा। राजस्थान के क्षेत्र में है राखी गढ़ी और कालीबंगा। इसके बाद गंभीरी माला, यह जो गंभीरी माला है यह सिंधु के क्षेत्र में है। इसके बाद देखिए सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में है मोहनजोदड़ो। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में पड़ता है सुतकांगेडोड़, जिसे सुतकांग को कहा जाता है, सुतकांगेडोड़ को, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। यहाँ पे है पाकिस्तान में चनहुदड़ो, जो पंजाब में पड़ता है चनहुदड़ो। इसके बाद यह है गुजरात के क्षेत्र में धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल। धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये चित्र भी पूछी जाती है, तो इसको भी दिमाग पे नोट रखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में पड़ता है। अगर राज्य दिमाग में नोट रहेगा तो उसके साथ साथ ये चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो है, जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे है लोथल, और ऊपर जो सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पे है धौलावीरा और सुरकोटदा। इसके बाद इधर है आपका कुछ नहीं। तो ये सभी जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं, याद रखेंगे। जैसे कि हड़प्पा नदी के, रावी नदी के पास है हड़प्पा, सिंधु नदी के पास है मोहनजोदड़ो। उसके बाद इधर है राजस्थान में राखी गढ़ी, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। गंभीरी वाला, चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये अफगानिस्तान में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान के पंजाब में है। और इधर आ जाएंगे तो गुजरात में धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, और इधर पड़ेगा अरब सागर। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है विशाल स्नानागार का। ये देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। ये तालाब बने हुए हैं और इसके चारों तरफ ये घर है, और यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, इधर से सीढ़ियाँ है, उधर से सीढ़ियाँ है। तो ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। और यहाँ पे देखिए हड़प्पा संस्कृति में ईंटों की चिनाई की गई है। ये जो सीढ़ी बने हुए हैं, इस तरह से घर बना हुआ है, ईंटों की चिनाई की गई है इस तरह से, यह भी दिखाया गया है यहाँ पे। अब यह देखिए यहाँ पे एक चित्र है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कुएं का चित्र है। ये कुआं है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुएं का चित्र है। यह एनसीईआरटी का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक चित्र है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखिए दोनों तरफ से नाले बने हुए हैं, ये सड़क है और यहाँ पे नाले बने हैं दोनों तरफ से। तो ये सड़क है और दोनों तरफ से नाले बने हुए हैं। ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि सड़क की प्राप्ति कहाँ से हुई है, जहाँ पे नाला, तो मोहनजोदड़ो से। ये एक लिपि है जिसमें खास मुहर के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक लिपि है जिसमें विशेष मुहर के उपयोग किया गया है। पकी हुई मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। ये जो चित्र है यहाँ पे देखिए पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। जैसे ये है खिलौना एक जिसमें एक जानवर दिख रहा है, एक दूसरा है। तो ये सभी पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। एनसीईआरटी के किताब में यह स्पष्ट है, क्लियर पिक्चर है। अब है यहाँ पे
हड़प्पा संस्कृति में नाले की व्यवस्था कैसी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नाला जो बनता था उसका व्यवस्था कैसा होता था? तो जो नाला होता था वो ढका हुआ रहता था। नालियों का निर्माण सावधानी से सीधी लाइन में होता था। हर नाली में हल्की ढलान की व्यवस्था होती थी। किस लिए? पानी को आसानी से बहने के लिए। घर की नालियाँ सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी और इन दोनों नालियों का जुड़ाव एक बड़े नालों में होता था। नालों के ढके होने के कारण इसमें मैन होल की व्यवस्था सफाई और देखभाल के लिए भी बनाई जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो नालों की जो निर्माण होती थी हड़प्पा संस्कृति में, ये एक बहुत ही बड़ी उसकी उस सभ्यता की अच्छी पहचान थी। ये इससे पता चलता है कि विकसित सभ्यता थी। तो हड़प्पा संस्कृति में नाले की व्यवस्था कैसी थी? नाला ढका हुआ रहता था। नालियों का निर्माण सावधानी से सीधी लाइन में किया जाता था इस तरह से, और सब पर जो था वो ढका हुआ रहता था। नाली में हल्की ढलान की भी व्यवस्था थी ताकि पानी आसानी से बड़े नाले में बह जाए। जो घर की नालियाँ थीं वे सड़क की नालियों से आकर जुड़ जाती थी। जैसे ये घर था, इस घर से नाली निकलता था, ये गली में आया, ये गली में मिलकर एक बड़ा सा नाला में जाकर यह गिर जाता था इस तरह से। तो घर की नालियों जो होती थी वे सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी और उसके बाद ये दोनों नालियाँ, घर की नालियाँ और सड़क की नालियाँ, ये जाकर एक बड़ा नाला में जाके गिर जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें मैन होल की व्यवस्था सफाई और देखभाल के लिए की जाती थी। तो इसमें मैन होल की भी व्यवस्था थी और नाला ढका हुआ रहता था ताकि समय समय पर इसे सफाई किया जा सके, देखभाल किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो यही खासियत थी हड़प्पा नगर की, नालों का निर्माण। हड़प्पा संस्कृति का नगरीय जीवन कैसा था? तो दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों का यहाँ पे व्यापार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय जीवन था इसमें यहाँ पे दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों का व्यापार होता था। खूबसूरत मनकों और सोने और चांदी के आभूषणों का प्रयोग होता था। मुहरों और अन्य चीज़ों पर लिखने के लिए लिपिक की व्यवस्था होती थी। अर्थात लिपिक का मतलब होता है जो लिखता है, अकाउंटेंट कहलाता है। अपने घरों में जो कर्मचारी कहते हैं जिसको डीलिंग क्लर्क, अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ों का निर्माण करने के लिए जो शिल्पकार होते थे वो स्त्री और पुरुष शिल्पकार भी मौजूद होते थे। सुदूर देशों से उपयोगी वस्तुओं और उनके बारे में जानने के लिए यात्राएं की जाती थी। मिट्टी के खिलौने की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था, एक बार फिर से इसे देखें। सबसे पहले कि यहाँ से दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों का व्यापार होता था। खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के आभूषणों का भी प्रयोग होता था। इसका मतलब है कि उस समय धातुओं का प्रयोग, आभूषण अर्थात जो बहुमूल्य धातु था उसका प्रयोग होता था। मुहरों और अन्य चीज़ों पर लिखने के लिए लिपिक की व्यवस्था होती थी। अपने घरों में या किसी स्थल पर तरह तरह की चीज़ों का निर्माण करने के लिए शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी मौजूद होते थे। तो शिल्पकार कौन कौन होते थे? स्त्री भी होते थे और पुरुष भी। किस लिए? तरह तरह की चीज़ों का निर्माण करने के लिए। सुदूर क्षेत्रों से उपयोगी वस्तुओं और उनके बारे में जानने के लिए लोग क्या करते थे? तो यात्राएं भी करते थे। अर्थात किसी चीज़ को जानना है, किसी जगह को जानना है, व्यापार करना है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक दूर दूर यात्रा भी करते थे। इस समय के मिट्टी के खिलौने की भी प्राप्ति हुई है। अभी हमने ऊपर में चित्र में देखा है मिट्टी के खिलौने की किस तरह से प्राप्ति हुई है, उसका चित्र हमने देखा।
हड़प्पा संस्कृति में सोने और चांदी से कौन कौन सी निर्मित वस्तुएं थीं? गहना और बर्तन। तो हड़प्पा संस्कृति में सोना और चांदी से गहना और बर्तन का निर्माण किया जाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति में सोना और चांदी से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था? तो गहने और बर्तन की। जबकि तांबा और कांसा, हमने बताया था कि सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था कौन सी धातु का? तांबा का। तो तांबा और कांसा से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण होता था? औजार, हथियार, गहना और बर्तन। तो तांबे और कांसा से औजार, हथियार, गहना और बर्तन का निर्माण होता था। हड़प्पा संस्कृति में जो चीज़ें होती थीं, सोना, चांदी, शंख, तांबा, कांसा और पत्थर से निर्माण होता था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में जो चीज़ें होती थीं वे इन्हीं चीज़ों से बनती थी, सोना से, चांदी से, शंख से, तांबा से, कांसा से और पत्थर से। हड़प्पा संस्कृति से मिली आकर्षक वस्तुएं। तो हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन सी आकर्षक वस्तुओं की प्राप्ति हुई है? मनका, बाट और फलक। कौन कौन? मनका, बाट और फलक। हड़प्पा संस्कृति में जो मुहर थी उसका निर्माण किसके द्वारा होता था? बाटों से। बाट का मतलब बटखारा। हमने बताया था कि जैसे किसी उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था बोरा पे, और बोरा पे मिट्टी का लेप लगा देने के बाद उससे क्या किया जाता था? उस मिट्टी पर उसको दबा दिया, उससे बाटों से उसको दबा दिया जाता था, उससे उसका दाग उकेर जाता था। इसके बाद है कि इस हड़प्पा युग में बाटों का निर्माण कैसे होता था? तो चर्ट पत्थर से। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको लेकर एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न हमने देखा है कि हड़प्पा युग में जो बाट होते थे उसका निर्माण कौन से पत्थर से होता था? तो चर्ट पत्थर से। हड़प्पा युग में बाट का उपयोग किस रूप में होता था? तो बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से। हड़प्पा युग में मनके का निर्माण किससे होता था? तो कार्निलियन पत्थर से। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाटों का निर्माण होता था बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से, जबकि मनके का निर्माण होता था कार्निलियन पत्थर से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में मनका किस चीज से बनता था? उस पत्थर का नाम है कार्निलियन पत्थर। कलाईदार वस्त्रों को पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से कलाईदार वस्त्रों को पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। हम लोग उसको देखेंगे कैसा प्राप्ति हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में बर्तन का निर्माण कैसे होता था? काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी से। इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति में जो बर्तन का निर्माण होता था वह कैसे होता था? तो काले रंग से डिजाइन किया हुआ खूबसूरत लाल मिट्टी से। इनका जो आकार होता था मुहरों का, वो कैसा होता था? तो आयताकार होता था, जिस पर जानवरों के चित्र बने होते थे। अभी हमने ऊपर में देखा है कि किस प्रकार का एक मोहर का हमने उदाहरण देखा है जो कि अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा युग का जो मोहर होता था वो आयताकार होता था, जिस पे जानवरों के चित्र बने होते थे। कपास की खेती की शुरुआत कब हुई भारत में? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में 7000 बरस पहले। तो भारत में या फिर हड़प्पा युग में कपास की खेती की शुरुआत कब हुई? 7000 बरस पहले मेहरगढ़ में। कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे के वस्तुओं पर चिपके हुए कपड़ों के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसका अर्थ क्या है कि मोहनजोदड़ो में जो कपास का उत्पादन था वो होता था, अर्थात उस समय मोहनजोदड़ो रेशम उद्योग का बहुत अच्छा केंद्र था। तो कपड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे के वस्तुओं पर चिपके हुए कपड़ों के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। पकी हुई मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ, सूत कताई के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से।
तो पकी हुई मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ तथा सूत कताई के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये देखिए, यही है कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यही है कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति। यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया कि बाट कैसा होता था, तो आयताकार होता था। ये देखिए एक अवशेष की प्राप्ति हुई है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये पत्थर का बाट है। कैसा है? पत्थर का बाट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है हमारा मुद्रा। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंद, यह है एक प्रकार का मुहर है जो मुद्रांकन या मुहरबंदी कहलाता था। उसकी भी प्राप्ति हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब थोड़ा सा देखिए फ्रेंच क्या होता है, उसके बारे में समझें। फ्रेंच बालू या स्फुटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई गई वस्तुएं होती थी, और जिसे आज वर्तमान में बालू जो हम लोग चीनी मिट्टी का बर्तन कहते हैं, तो वही था। बालू या स्फुटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई गई वस्तुएं होती थीं, जिसमें मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन का निर्माण किया जाता था। तो फ्रेंच से किस चीज़ का निर्माण करते थे? मनका, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन। हड़प्पा युगीन लोगों के समय आयातक अर्थात खरीदी जाने वाली वस्तुएं क्या क्या थी? हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन सी वस्तुओं को लोग खरीदते थे अर्थात आयात होता था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो कीमती पत्थर होते थे, उनको लोग क्या करते थे? हड़प्पा युग में खरीदते थे, आयात किया जाता था। अब है कि पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके की प्राप्ति। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे? पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके की भी प्राप्ति हुई थी कि कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब ये मुद्रा, जिसे मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी भी कहते हैं, उसके बारे में देखें, जो कि हड़प्पा सभ्यता का था। वह कैसे बनते थे और उनकी क्या खासियत थी? इस समय जो मुहरों का प्रयोग होता था, सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो मुद्रा या मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो एक जगह से दूसरी जगह जब कोई सामान भेजा जाता था, तो यह सामान कहाँ से आया है और किसका आया है, तो उसी को पहचान के लिए उस पदार्थ को एक डिब्बा में डाल दिया जाता था, और उसके बाद थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। तो गीली मिट्टी पोतकर, अभी हमने बताया, बाटों के द्वारा उस पर एक मुहर लगा दिया जाता था। उसका दाग उकर जाता था, तो जो जहाँ पे जाएगा तो वो पहचान जाता था कि यह दाग किसका है, कहाँ से आया है। और मुद्रा की इसी की छाप को क्या कहते हैं? मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। कौन? गीली मिट्टी। और उसके बाद उस पर मुहर लगाई जाती थी, और इसी मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहा जाता था या फिर मुद्रांकन कहा जाता था। अब है कि हड़प्पा सभ्यता जब विनाश के कगार पर आ गया, तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगे। अर्थात जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, तो विनाश होने से पहले बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगे। जैसे लोगों के द्वारा नहरों का त्याग, लेखन, मुहर एवं बाटों का प्रयोग बंद।
लोग अब नहरों का त्याग करने लगे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी अब धीरे धीरे बंद होने लगा। दूर दूर कच्चे माल का आयात बंद होने लगा। जो दूर दूर से जो कच्चा माल आता था, तांबा, सोना, चांदी, मनका, इन सभी का आयात क्या हो गया? बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर के निर्माण शुरू होने लगे। अब मोहनजोदड़ो का जो सबसे स्वच्छ जो सड़क होता था, वहाँ पे अब कचरों का ढेर लगने लगा। जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था समाप्त हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर का निर्माण होने लगा। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे कि जब इनका विनाश होने लगा तो इनके समय लोग नहरों का त्याग करने लगे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल का आयात बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में जो सड़क थे जो साफ सुथरा होते थे, अब कचरों का ढेर लगाया जाने लगा। जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था समाप्त हो गई। सड़कों पर ही लोग अब क्या करने लगे? तो झुग्गी नुमा घर का निर्माण करने लगे, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है, याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? 3900 बरस पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? 3900 बरस पहले। विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत का क्या कारण था? विद्वान जो थे इस हड़प्पा सभ्यता के विनाश का क्या कारण मानते हैं? तो ये मानते हैं कि नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, ईंधन की समाप्ति हो गई, चारागाह और घास वाले मैदान की समाप्ति हो गई, या फिर बाढ़ आ गया। तो कई कारण माना जाता है विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विनाश का, जैसे कि नदियों का सूख जाना, जंगलों का विनाश, ईंधन की समाप्ति, चारागाह और घास के मैदान की समाप्ति, और सबसे इम्पोर्टेंट बाढ़। यहाँ पे देखिए, ये एक हल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक हल है, और यहाँ पे देखिए ये एक मोहर है। अब है यहाँ पे ये मिस्र का पिरामिड है। ये बच्चों का खिलौना वाला हल है। ये देखिए बच्चों का खिलौना वाला हल है। यहाँ पे है मिस्र का पिरामिड। मिस्र का पिरामिड आज भी है, बहुत ऊंचा है, जहाँ पे लाशों को क्या किया जाता है? तो दफन किया जाता है, और सभी लाश सुरक्षित रहते हैं, खास करके राजा महाराजा का लाश। अब है कि हड़प्पा युग में कौन कौन सी वस्तुओं को कहाँ कहाँ से आयात किया जाता था? तो तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से। आज भी जो राजस्थान का खेतड़ी इलाका है वह तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा युग में तांबे को कहाँ कहाँ से खरीदा जाता था? राजस्थान से। पश्चिम एशियाई देश ओमान से। तो राजस्थान, पश्चिम एशियाई देश ओमान, ये दोनों तांबा के बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। हड़प्पा युग में कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु कौन होती थी? टीन होती थी। उसको आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था, उसको खरीदा जाता था। तो हड़प्पा युग में जो कांसा होता था, कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन मिलाकर। तो इसको बनाने के लिए जो टीन का आयात होता था, टीन को खरीदा जाता था, वह कहाँ से खरीदते थे? तो आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने को कहाँ से खरीदा जाता था? तो हड़प्पा युग में सोना का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक कर्नाटक से। याद रखेंगे, कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र है वह भारत में सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सोना को आयात किया जाता था कहाँ से? कर्नाटक से। हड़प्पा युग में बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? तो बहुमूल्य पत्थर कहाँ से खरीदा जाता था? गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। तो बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। हड़प्पा सभ्यता के शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान की प्राप्ति कहाँ से होती थी? किसान और चरवाहों से। तो हड़प्पा सभ्यता के शासकों, लेखकों और दस्तकारों को
खाने के सामान की प्राप्ति कहाँ से होती थी? किसानों और चरवाहों से। अब देखिए हड़प्पा युग में कौन कौन से अनाज का उत्पादन होता था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में नोट रखेंगे। तो हड़प्पा युगीन अनाज का उत्पादन कौन कौन? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। तो कौन कौन से अनाज का उत्पादन होता था हड़प्पा युग में? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। हड़प्पा युग में खेत की जुताई के कौन कौन से साधन थे? तो लकड़ी का हल होता था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न बना है कि हड़प्पा युग में खेत की जुताई कैसे होती थी? तो लकड़ी का बना हल। हल किसका होता था? लकड़ी का। अब ये लकड़ी के हल नष्ट हो चुके हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं। जो अभी हमने ऊपर देखा है कि हल के आकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ये लकड़ी के हल अब नष्ट हो चुके हैं। हड़प्पा युग में कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया जाता था? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया जाता था? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। हड़प्पा युग में चारागाह और तालाब कहाँ पे होती थी? बस्तियों के आसपास। चूँकि बस्तियाँ वहीं पे होती थी जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती थी, भोजन की उपलब्धता होती थी। तो जानवर और मनुष्य दोनों के पानी और भोजन की व्यवस्था कहाँ पे होती थी? तो चारागाह और तालाब में, तालाब के पास। तो वहीं पे बस्तियाँ होती थीं। तो हड़प्पा युग में चारागाह और तालाब बस्तियों के आसपास होती थी। अब है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते थे? तो ये फल को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो हड़प्पा वासी कौन कौन से काम करते थे? फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब है धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा के बारे में बात की जाए तो यह गुजरात के इलाके में खादीर बेट के किनारे एक बसा शहर है, जो उस समय खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। इसका संबंध किससे है? हड़प्पा युग से, धौलावीरा का। ये कच्छ की खाड़ी में गुजरात के इलाके में खादीर बेट के किनारे एक नगर है, धौलावीरा। साफ पानी और जमीन उपजाऊ नगर का विभाजन 3 भागों में। अब इस धौलावीरा के बारे में देखिए क्या क्या खासियत थी। तो धौलावीरा में साफ पानी मिलता था, यहाँ का जमीन उपजाऊ होता था। नगर का विभाजन यहाँ पे 3 भागों में किया गया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार का भी निर्माण किया जाता था। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदा हुआ हड़प्पा लिपि के अवशेष की भी प्राप्ति हुई है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। तो धौलावीरा के बारे में बात किया जाए, इम्पोर्टेंट नगर है। सबसे पहले कि ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में खादीर बेट के किनारे। यहाँ पे साफ पानी मिलते थे और ज़मीन उपजाऊ होता था। यहाँ पे नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया था और हर नगर के हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक खुला मैदान भी था और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदा हुआ हड़प्पा लिपि के अवशेष की भी प्राप्ति हुई है। इन अभिलेखों को कहाँ पे जड़ा गया था? तो लकड़ी में। अब है कि आम तौर पर जो हड़प्पा के लेख होते थे मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर अंकित होते थे। तो आम तौर पर जो हड़प्पा के लेख होते थे मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर अंकित होता था। अभी हमने देखा धौलावीरा को। गुजरात का एक और इम्पॉर्टेंट शहर है लोथल। इसका भी संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, तो उसको देखें। हड़प्पा सभ्यता का यह एकमात्र बंदरगाह था जहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाले नावों से व्यापार होता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है
हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर समुद्र के रास्ते से आने वाले नावों से व्यापार होता था। यहाँ पे एक बड़ा तालाब था। यह गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल की सुविधा, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल की सुविधा, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर भी एक भंडार गृह था। क्या था? एक भंडार गृह था। मोहनजोदड़ो में भी एक भंडार गृह था, ऊपर में हमने देखा। इस भंडार गृह से गीली मिट्टी पर दबाव से बनी उनकी छाप से बनी कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंद की प्राप्ति हुई है। यहाँ एक ऐसा इमारत था जहाँ पर मनके बनाने का भी कार्य किया जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, लोथल के बारे में देखें तो लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, पोर्ट था, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाले नावों से व्यापार होता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था। यह गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कीमती पत्थरों जैसे शंखों और धातुओं जैसे चीज़ों के लिए कच्चे माल की बहुत सुविधा थी। यहाँ एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह से गीली मिट्टी पर दबाव से बनी उनकी छाप से बनी कई मुहरों की भी प्राप्ति हुई है और साथ ही साथ मुद्रांकन या मुहरबंदी की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ पर एक इमारत था जहाँ पर मनका बनाने का काम होता था। क्या होता था? मनके बनाने का काम होता था। अब एक शहर था उसी समय, हड़प्पा सभ्यता के समय, जो कि जिसका प्राचीन इतिहास है, उसका नाम है मिस्र। अफ्रीका में पड़ता है मिस्र। यह नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5 बरस पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं के द्वारा सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा गया। तो मिस्र जो है वहाँ पे नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो मिस्र का अधिकांश हिस्सा है, क्या है? वो सभी रेगिस्तान है, मरुस्थल है। 5000 बरस पहले मिस्र में जो राजा शासन करते थे तो वे सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात को लाने के लिए अपनी सेनाओं को कहाँ? दूर दूर तक भेजा था। अब है मिस्र का पिरामिड, जो कि 7 आश्चर्यों में इसकी गिनती होती है। पिरामिड मिस्र के शासकों के द्वारा यह बनाए गए मकबरे थे जिसमें लाशों को दफन किया जाता था केमिकल डाल के, जो आज भी सुरक्षित उसमें कई लाश हैं। राजा और रानी के द्वारा बनाया जाता था अपनी लाश को दफन करने के लिए। ये जो पिरामिड है मिस्र के शासकों के द्वारा बनाए गए मकबरे हैं। अब है ममी। अब ममी के बारे में जाने। ममी का मतलब होता है मुर्दा। मिस्र में मुर्दा को क्या कहा जाता है? ममी। इसी नाम पर एक पिक्चर भी है। तो राजाओं के मरने पर पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शव को ममी कहा जाता है। तो मिस्र में जो राजा मर जाते थे उनको पिरामिड में दफना दिया जाता था और उसके बाद उस पर केमिकल डालकर उसको सुरक्षित रख लिया जाता था, जो हजारों बरस तक उसमें कीड़े नहीं लगते थे। इन्हीं शवों को ममी कहा जाता है। ममी के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर, सबों के साथ कभी कभी सेवक और सेविकाओं का भी दफन किया जाता था। तो इनके साथ साथ किस चीज़ को दफन किया जाता था? जैसे खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, इन सभी को भी दफन कर दिया जाता था।
शवों के साथ साथ कभी कभी सेवक और सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च होता है। तो शवों को दफनाने के लिए यदि सबसे ज़्यादा खर्च होता है तो किस देश में होता है? अफ्रीकी कंट्री मिस्र में। इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 बरस पहले। तो जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया तो उसके बाद आज से लगभग 2500 बरस पहले एक बार फिर से नगरों का विकास शुरू हो गया। तो याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद नगरों का विकास कब शुरू हुआ? 2500 बरस पहले। तो ये अध्याय खत्म हो। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसको मिलाना है। यहाँ पे एक प्रश्न है, आओ मिलान करें, एनसीईआरटी में है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहला है तांबा। सबसे पहले दिया है तांबा। तांबा कहाँ से आयात होता था? अभी हमने बताया राजस्थान के खेतड़ी से। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? राजस्थान का खेतड़ी जिला। सोना कहाँ से आयात होता था? कर्नाटक के कोलार से। आज भी सोना जो है कर्नाटक के कोलार से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। बहुमूल्य पत्थर का कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान से, जबकि टीन गुजरात से। टीन कहाँ से होता था? गुजरात से। अभी हमने इसे देखा है। तो टीन जो होता था अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से, जबकि बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। हालांकि बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान और गुजरात इन सब से प्राप्त होता था, लेकिन टीन स्पेशली था अफगानिस्तान के लिए। और सोना कर्नाटक और तांबा राजस्थान। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन और महत्वपूर्ण थे। क्या क्या थे? तो अभी हमने बताया मनका, बाट, ये सब। अब है कि पुरातत्वों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। तो यह जो मूर्ति कैसे ज्ञात हुआ? हमने बताया था ना कि मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति की प्राप्ति हुई है जिस पर कपड़ा पहनाया हुआ एक बहुत नक्काशीदार चित्र बना है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। तो ये तो था हमारा तीसरा अध्याय, बहुत इम्पोर्टेंट था। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि बहुत मेहनत से ये बनाया गया है। पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं होगा। बहुत मेहनत से, बहुत तसल्ली से इसे बनाया गया है। तो बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखते रहेंगे ताकि 2-3 बार में यह चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो तब तक नमस्कार।